गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम अनीता कुमारी। वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। आज मैं मगध का उत्कर्ष से अगला टॉपिक नंदवंश पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे, मगध का उत्कर्ष से विथ शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि मैं बताई थी, हसीना मासूक 7 बातें की, नानी को शक हुआ, पहले कुषाण, यानी ह से हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया सुनाग वंश, ना से हो गया नंदवंश। तो आज मैं नंदवंश और मौर्य वंश और शुंग वंश पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है नंदवंश। तो नंदवंश क्या है? नंदवंश 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन था और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे और इनका कैपिटल पाटलिपुत्र था। ये प्रथम शासक थे, प्रथम ऐसा शासक थे जो शूद्रक थे। कलिंग में नहर खुदवाने का काम इन्होंने ही किए थे, महापद्म नंद। इनका उपाधि था एक रात भार्गव और सर्व छात्रांतर। भार्गव का अर्थ होता है दूसरे परशुराम का अवतार। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि किन्हें दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है, तो महापद्म नंद को या तो फिर दूसरे परशुराम को अवतार दे देगा या तो फिर भार्गव दे देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक इनका उपाधि जानने की कोशिश की है। कलिंग को जीतकर इन्होंने जीनसेन की प्रतिमा उठाकर क्या किए थे, ले गए थे तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करा दिए। पाणिनि कौन थे? महापद्म नंद के मित्र भी थे। पाणिनि कौन थे? महापद्म नंद के मित्र भी थे। महापद्म नंद से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने अभी बता दिया। अब आगे धनानंद। धनानंद ये जैन धर्म को मानते थे। ये सिकंदर के कौन थे? समकालीन थे। ये महापद्म नंद के पुत्र थे धनानंद। ये सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों में धनानंद को अग्रमीज कहा गया है। सिकंदर का भारत आक्रमण धनानंद के काल में हुआ था और धनानंद का सेनापति जो था उनका नाम था सक्टार। क्या नाम था? सक्टार। और एवं राक्षस उनके क्या थे? उसके अमात्य थे। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार धनानंद ने क्या किए थे? 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखी थी। धनानंद बहुत चालाक व्यक्ति थे। वो क्या किए थे? 80 करोड़ रुपया जो थे वो क्या किए थे? दीपवंश महावंश के अनुसार वे धनराशि क्या किए थे? गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा था, वहां छिपा करके रखे थे। कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। बाप रे, ना 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। लेकिन 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दी। आखिर में ये धनानंद 80 करोड़ धनराशि गंगा में छिपा करके पर्वत गुफा में रखे थे, कोई काम नहीं किया। और क्या हुआ? अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर दिए और कौन से वंश का नींव रखे? मौर्य वंश का नींव रख दिए। अब मौर्य वंश का नींव रख दिए। अब हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये ना जैन धर्म को मानने वाले थे। इन्हें विरिसल कहा गया था। क्या कहा गया था? विरिसल कहा गया था। और ये विरिसल उल्लेख कहाँ किया गया है? मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? विरिसल का निम्न कुल होता है। क्या होता है? निम्न कुल होता है। अब सेंटोकोटस जो है, सेंटोकोटस भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। सेंटोकोटस ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत बार, कि इनमें से किन्हें सेंटोकोटस की उपाधि दिया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। और इनका उल्लेख कहाँ किया गया है? इंडिका के मेगास्थनीज में। और ये राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज थे। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखे? मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या उपाधियां दी गई थी। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे राज दरबारी कवि कौन कौन थे? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। इन्होंने मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटे थे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और हो सकता है
जेटेट हो, टीआरए 4 हो, या फिर माध्यमिक आचार्य का एग्जाम हो, पूछ सकता है। अब ये कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र, इनका पुस्तक का नाम है। इनका अन्य नाम तो आप लोगों ने जरूर जानते होंगे, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, पर पच्छिल स्वामी भी इनका अन्य नाम है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पच्छिल स्वामी, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध होता है। क्या होता है, युद्ध होता है। तो जिसमें से क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर जो वो हार जाते हैं। हारने के बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी पुत्री के साथ विवाह करना पड़ता है। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था, हेलेना। क्या नाम था पुत्री का, हेलेना। और ये और क्या किए थे सेल्यूकस निकेटर, दहेज में 4 क्षेत्र दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। किन्हें दिए थे, किनको, सेल्यूकस निकेटर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। किन्हें दिए थे, सेल्यूकस निकेटर दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इस तरह से अभी भी हम लोगों ने क्या देखा, सेल्यूकस निकेटर के बारे में जानने की कोशिश की है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु। तो इनका मृत्यु 298 बीसी में हो गया। अब कैसे हुआ इनका मृत्यु, तो सरवन बेलगोला में संलेखन विधि। संलेखन विधि होता था उपवास विधि। क्या होता था, उपवास विधि के द्वारा अपने शरीर को त्याग देते थे। ये जैन धर्म में संलेखन विधि के अनुसार ही बहुत लोगों ने, बहुत बहुत विद्वानों ने अपने शरीर को त्यागे हैं। अब देखते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में देखते हैं। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। कहाँ के संस्थापक थे, तो ये कौन धर्म को मानते थे, तो ये जैन धर्म को मानते थे। और इन्हें अमित सेन भी कहा गया है, अमित्र घाट भी कहा गया है। ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, आप लोग को पता होगा। बिंदुसार को वायु पुराण में मद्रसार तथा जैन ग्रंथों में शिवसेन भी कहा गया है। क्या कहा गया है, शिवसेन भी कहा गया है। और जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम द्रुधरा था। बिंदुसार, एक क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट बनता है कि बिंदुसार का जन्म कैसे हुआ था, तो सिजेरियन के द्वारा हुआ था, यानी कि सर्जरी से जन्म हुआ था। यूनानी लेखों में इसे अमित्रोकेटस कहा गया है। क्या कहा गया है, अमित्रोकेटस, यूनानी लेखों में। और अमित्रोकेटस कहा गया, जबकि पतंजलि के महाभाष्य में अमित्र घात कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य में क्या कहा गया है, अमित्र घात कहा गया है। और इन्हें अमित सेन भी कहा गया जैन ग्रंथ में। इनके विदेशी यात्री आए थे इनके समय में, डायमिकस, जो एंटीयोकस का राजदूत सीरिया का नरेश था। और ये बिंदुसार के मित्र थे एंटीयोकस। और इनसे ये 3 चीज मांगे किए थे, ड्राई फ्रूट्स, मदिरा और दार्शनिक। पर ड्राई फ्रूट्स और मदिरा दे दिए थे, पर दार्शनिक नहीं भेजवाए थे। अब देखते हैं बिंदुसार के समय में एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम था तारानाथ। क्या नाम था, तारानाथ। इनका पुस्तक का नाम था कंग्यूर तंग्यूर। क्या नाम था, कंग्यूर तंग्यूर। और इस पुस्तक में बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा गया है। ये कंग्यूर तंग्यूर में एग्जाम में पूछेगा अगर कि इनमें से कौन से राजा को 16 राज्यों का विजेता कहा गया है, तो बिंदुसार को। कौन सी पुस्तक में, तो कंग्यूर तंग्यूर में। कंग्यूर तंग्यूर किनके द्वारा लिखा गया है, तो तारानाथ के द्वारा। अब तक्षशिला में विद्रोह हो गया था इनके शासनकाल में, तो अब दबाने के लिए अपने बेटों को भेजा था, सुसीम और अशोक को। माता का नाम था द्रुधरा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उसके बाद बिंदुसार के बारे में। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में आप लोग को सभी को जरूर कुछ कुछ पता होगा, क्योंकि अशोक से क्वेश्चन रहता है एग्जामों में। चाहे कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अशोक से क्वेश्चन रहता है। तो अशोक 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किए थे। ये सिहली अनुश्रुति महावंश के अनुसार इन्होंने अपने 99 भाइयों के हत्या सिंहासन प्राप्त किए थे। 4 वर्षों तक चला था युद्ध, उत्तराधिकारी का युद्ध। अंततः 269 ईस्वी पूर्व में विधिवत राज्याभिषेक करवाया गया था। और महाबोधि वंश एवं तारानाथ के अनुसार क्या किया गया था, इन्हें सत्ता प्राप्ति हेतु अशोक को गृह युद्ध से अपने भाइयों की हत्या करना पड़ा था।
अगर एग्जाम में पूछे कि किसके अनुसार अपने भाइयों की हत्या करना पड़ा था, तो महाबोधि वंश एवं तारानाथ के अनुसार। बिंदुसार ने अशोक के बड़े भाई सुसीम को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन अशोक के प्रधानमंत्री राधागुप्त की सहायता से सम्राट बनने वाले सफल रहे। अशोक राधागुप्त को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। कौन? अशोक। तो इस तरह से अशोक के बारे में कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैं बताई हूँ। अशोक का जो था, अशोक का समकालीन पूछा जाए तो तुर्मय था। तुर्मय तुर्मय कौन थे? मिस्र का राजा। तुर्मय कौन थे? मिस्र का राजा। और इनका नाम क्या क्या उल्लेख है? अशोक कहाँ कहाँ कौन सा अभिलेख में है? तो मास्की, कुर्चारा, उद्गोलन, नेटू, ये चारों में अशोक नाम आता है अशोक का। इनका धर्म क्या था? बौद्ध धर्म। और बौद्ध भिक्षु, इन्हें इनका बौद्ध भिक्षु कौन थे? उपगुप्त। महत्वपूर्ण तथ्य: पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी, पत्नी देवी, प्रिय पत्नी देवी। इनके एक पुत्र एक पुत्री हुई थी। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। अब देखते हैं यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था महेंद्र को और संघमित्रा को। अब देखते हैं अशोक वर्धन और देव नाम प्रिय पुराणों में कहा गया है। अशोक मौर्य भी इनका नाम था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से अशोक और चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। इन्हें प्रियदर्शी भी कहा गया है। अशोक को क्या कहा गया है? प्रियदर्शी भी कहा गया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है स्थिति। इनका जो इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था, क्या नाम था? कारुवाकी। क्या नाम था? कारुवाकी। कारुवाकी का उल्लेख इलाहाबाद के प्रशस्ति अभिलेख से पता चलता है। इनका राज्यरोहण 269 BC में हुआ था। अवंती का राज्यपाल थे ये अशोक। और ये 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध को लड़े थे 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक प्लस खारवेल के बीच में हुआ था। शास्त्र को त्याग दिए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। उसके बाद इनका लिपि जो था ब्राह्मी लिपि था। क्या था लिपि? ब्राह्मी लिपि था। और सिल्वर क्वाइंस क्या था? पन था, तांबे मासक था, बलि भेंट था। अंतिम शासक वीरद्रथ थे। जो उसके बाद ये अशोक के शिलालेख पढ़ने का प्रथम अंग्रेज कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़े थे? 1837 में। तो ये अशोक के बारे में शॉर्ट फॉर्म में हम लोग अभी जानने की कोशिश किए। अब देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश क्या है? तो शुंग वंश का पीरियड है 185 से 75 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र जो शुंग थे, अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। इनका नाम जो उल्लेख है अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। इनका दरबारी कवि पतंजलि है। और ये शुंग वंश जो पुष्यमित्र शुंग है, ये 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और ये महाभाष्य पतंजलि की रचना क्या है? महाभाष्य जो है, जो सांची स्तूप नष्ट कर दिया गया था और भरूच स्तूप पुनर्निर्माण कर दिया गया था, जो सतना MP में है, यानी मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र भी ये शासक है शुंग वंश का, दूसरा शासक है। ये मालविका अग्निमित्र है जो प्रेम संबंध से है। और उसके बाद ये इनका वर्णन क्या है? प्रेम संबंध से है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास है। और उसके बाद आप देखते हैं अग्निमित्र के बाद भागभद्र। ये भागवत धर्म का स्वीकार किए थे। विदिशा में हेलियोडोरस आया था और विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किए थे। विदिशा में कौन आए थे? हेलियोडोरस आए थे। और ये विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना किए थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने किए थे? तो भागभद्र किए थे। भागभद्र जो भागवत धर्म स्वीकार किए थे, विदिशा में हेलियोडोरस के द्वारा किया गया था। ये देवभूमि कौन थे? अंतिम शासक थे। देवभूमि कौन थे? अंतिम शासक थे। मंत्री कौन थे इनका? वासुदेव। इनकी क्या किया गया था? वासुदेव क्या किए थे? देवभूमि को हत्या कर दिया था। और हत्या करके क्या किए? कन्नौ वंश की स्थापना की है। अब कन्नौ वंश देखते हैं 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक था। ये इसका ट्रिक है कन्नौ वंश का शासकों का। बस भूमि अब ना शर्मा। बस से हो गया वासुदेव, भूमि से हो गया भूमिमित्र, उसके बाद फिर न से हो गया नारायण। इसमें क्या हुआ कि सुशर्मा जो थे,
सुशर्मा को सीमुख हत्या कर दिया सुशर्मा को। अंतिम शासक कौन थे कन्नौज वंश का? तो सुशर्मा। सुशर्मा को हत्या करके सीमुख क्या किया? सातवाहन वंश का स्थापना कर दिए। आंध्र सातवाहन वंश। राजकीय भाषा क्या था? प्राकृत था। लिपि क्या था? ब्राह्मी। समाज मातृसत्तात्मक। अब देखते हैं सातवाहन वंश में सिक्के कैसे थे। तो मतलब ये क्या थे? शीशे एवं पोटीन के सिक्के थे। क्या थे? शीशे एवं पोटीन के सिक्के थे। एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान सातवाहन वंश से ही प्रारंभ हुआ था। सीमुख कौन थे? दक्षिण भारत पर साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय। प्रारंभिक राजधानी अमरावती था। वर्तमान राजधानी प्रतिष्ठानपुर है। उसके बाद दूसरा शासक कृष्ण विजय सीमुख का भाई थे। कृष्ण जो सीमुख का भाई थे। सातकर्णी प्रथम। फिर आते हैं शासक। ये ब्राह्मणों एवं बौद्धों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान दिए थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सातवाहन वंश से कौन से शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों एवं बौद्धों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान दिए थे? तो सातकर्णी प्रथम। एक कहाँ पता चलता है कि ब्राह्मणों और बौद्धों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान दिया? तो नानाघाट अभिलेख से। कहाँ से? नानाघाट अभिलेख से। उसके बाद आते हैं हाल। कौन आते हैं? हाल। ये 17वां राजा थे हाल। इनकी रचना गाथा सप्तशती थी। क्या थे? गाथा सप्तशती। इनका पुस्तक। उसके बाद देखते हैं दरबारी कवि। या इनका दरबारी कवि कौन थे हाल के? तो गुणाढ़ थे और सर्ववर्मन थे। गुणाढ़ का पुस्तक का नाम था वृहत कोश कथा। एग्जाम में पूछा जाता है कि वृहत कोश कथा किनके द्वारा लिखा गया? तो गुणाढ़ के द्वारा। सर्ववर्मन किनके द्वारा? तो कातंत्र के द्वारा। कातंत्र के द्वारा। अब देखते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्हें क्या क्या उपाधि दिया गया था? पर्वतों का स्वामी, अद्वितीय ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता, वर्ण व्यवस्था का रक्षक। ये सारी चीजें उपाधि दिया गया था गौतमीपुत्र सातकर्णी को। देखते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी जो थे अंतिम शासक थे। इनके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे विदेशी उत्तराधिकारी आदि, यानी कि हिंदी यूनानी के बारे में। तो आज यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।